नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आकार आईएएस के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ा था और पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित करके उसका विस्तार से अध्ययन किया था। हमने सबसे पहले पूर्व पूरा पाषाण काल पढ़ा, जिसे निम्न पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। फिर उसके उपरांत हमने मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ा और फिर हमने उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ा। दोस्तों, पूरे पाषाण काल को इतिहासकार के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का तो 3 भागों में विभाजन करके हमने अध्ययन कर लिया है। अब हमें अध्ययन करना है मध्य पाषाण काल का। तो आज का हमारा चैप्टर है मध्य पाषाण काल। दोस्तों, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक की घटनाओं को शामिल किया जाता है। मध्य पाषाण काल के नाम से भी स्पष्ट है कि इस काल में भी मनुष्य के द्वारा केवल और केवल पाषाण अर्थात पत्थर के औजारों का ही उपयोग किया जाता था और इस काल में भी मनुष्य खेती से परिचित नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य पशुपालन अवश्य करने लगा था। तो पूरा पाषाण काल के तीनों विभाजन में हमने यह देखा था कि मनुष्य कृषि एवं पशुपालन से परिचित नहीं था, लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य को पशुपालन का ज्ञान हो गया। उसमें यह ज्ञान विकसित हो गया कि यदि किसी पशु को पाल लिया जाए और उसे छोटे से बड़ा बनाया जाए और फिर उसके मांस का सेवन किया जाए तो ये ज़्यादा सरल तरीका है, ना कि किसी बड़े पशु का शिकार करके उसका मांस प्राप्त किया जाए। इसलिए इस काल तक आते आते मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था और मनुष्य को पालतू बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि आगे चल करके उसका मांस प्राप्त करना, ना कि पशुओं से दूध प्राप्त करना या कुछ और प्राप्त करना। क्लियर है? तो मध्य पाषाण काल में पहली बार पशुपालन की शुरुआत होती है। दोस्तों, मध्य पाषाण कालीन उपकरण सबसे पहली बार 1867 में C.N. कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्र में खोजे गए थे। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण सबसे पहले किसके द्वारा खोजे गए थे? C.N. कार्लाइल के द्वारा। और कहाँ खोजे गए थे? विंध्य क्षेत्र में खोजे गए थे। वे उपकरण बहुत छोटे आकार के थे, लघु अर्थात सूक्ष्म आकार के थे, इसलिए उन उपकरणों को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज सबसे पहली बार 1867 में C.N. कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज के साथ की गई थी। दोस्तों, मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य शिकारी ही था, वो कृषि नहीं करता था और शिकार किए गए पशु के मांस का वो संग्रह भी करता था। लेकिन इस काल में एक डेवलपमेंट यह हुआ कि मनुष्य पशु पालन भी करने लगा था और इस काल तक आते आते मनुष्य में तकनीकी ज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हो गया था कि वो बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजारों का उपयोग करने लगा था। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, बल्कि मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने हड्डी के औजारों का भी और सींग के औजारों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो पशुओं की हड्डी का उपयोग वह औजारों के रूप में करता था या हिरण की सींग के औजार बना करके वो आभूषण के रूप में धारण करता था। तो इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के अलावा हड्डियों एवं सींग के औजारों को बनाना भी सीख चुका था। ठीक है दोस्तों, हम यह देखते हैं कि चूंकि मध्य पाषाण काल से पत्थर या हड्डी के मुख्यतः जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो बहुत छोटे छोटे उपकरण हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं या लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाण उपकरण या सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को इंग्लिश में माइक्रोलिथिक कहा जाता है। यही कारण है कि मध्य पाषाण काल को इतिहासकारों के द्वारा सूक्ष्म पाषाण काल या लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक काल के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो सीधे सीधे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि माइक्रोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक काल किस काल को कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत छोटे होते थे और इस काल के उपकरणों में ज्यादातर छोटे छोटे पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इतिहासकारों ने इसे सूक्ष्म पाषाण काल
या लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक काल कहा है। दोस्तों, इस काल में मनुष्य के द्वारा जो पत्थर के औजार उपयोग में लाए जाते थे वो मुख्यतः होते थे स्क्रैपर, पॉइंट और ब्यूरिन। आपने ये तीनों उपकरण देखे हैं। स्क्रैपर एक खुरचनी जिससे किसी पशु की खाल को छीला जाता था। पॉइंट एक लंबा पत्थर का उपकरण जिसमें एक तरफ धार होती थी। और ब्यूरिन पत्थर का लंबा ऐसा उपकरण जिसमें दोनों तरफ धार होती थी, पेंचकस के समान, उसे पॉइंट कहते थे। तो इस काल में मनुष्य छोटे छोटे पत्थर के उपकरणों का उपयोग करने लगा था, जैसे स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन। साथ ही साथ इस काल में मनुष्य के द्वारा त्रिकोण आकृति के पत्थर के छोटे छोटे औजार उपयोग में लाए जाने लगे थे। नौ चंद्राकार, चंद्रमा के आकार के, अर्ध चंद्राकार, आधे चंद्रमा के आकार के पत्थर के उपकरण मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने लगे थे। हंसिये के आकार के पत्थर के औजार मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने लगे थे। साथ ही साथ इस काल में मनुष्य के द्वारा सबलंब चतुर्भुज के आकार के पत्थर के औजार उपयोग में लाए जाने लगे थे। तो इस काल में मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के कौन कौन से मुख्यतः औजार थे? स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन, त्रिकोण, नौ चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, समलंब त्रिभुज आदि। क्लियर है दोस्तों? इस काल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि चूंकि इस काल में मनुष्य छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाने लगा था, इसलिए अब वो छोटे छोटे पशु पक्षियों का भी शिकार करने लगा था। दोस्तों, इसी काल में आकर के मनुष्य ने पहली बार पक्षियों का एवं मछलियों का शिकार करना सीख लिया था। तो अब मनुष्य मछली भी पकड़ने लगा था और वो पक्षियों का भी शिकार करने लगा था। दोस्तों, इस काल में मनुष्य में इतना ज्यादा तकनीकी ज्ञान का विकास हो चुका था कि वो तीर कमान का उपयोग भी शिकार हेतु करने लगा था। तो इसी काल में हमें तीर कमान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनमें धनुष हमें मुख्यतः हड्डियों के प्राप्त हुए हैं। तो अब मनुष्य हड्डियों के बाण और हड्डियों के धनुष बनाने लगा था। इस तरह से मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो चुका था। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न कि किस काल में आकर के मनुष्य ने मछली एवं पक्षियों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था? मध्य पाषाण काल में। और दूसरा प्रश्न, किस काल में आकर के मनुष्य ने तीर कमान अर्थात प्रक्षेपास्त्र तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया था? मध्य पाषाण काल में। क्लियर दोस्तों? मध्य पाषाण काल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काल तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य ने पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें 5000 ईसा पूर्व के मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। ये दोनों तथ्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पशुपालन के साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? तो मध्य पाषाण काल में। कहां से सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से। और किस काल के प्राप्त होते हैं? तो 5000 ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? तो मनुष्य ने सबसे पहली बार पशुपालन करना किस काल में प्रारंभ कर दिया था? मध्य पाषाण काल में। और इस काल में पशुपालन का उद्देश्य पशुओं से ऊन प्राप्त करना या दूध प्राप्त करना नहीं था, बल्कि पशुओं के मांस को आगे चल करके प्राप्त करना होता था। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता था। तो मनुष्य ने सबसे पहली बार किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ता को। मध्य पाषाण काल में मनुष्य डोंगी का निर्माण भी करने लगा था। डोंगी अर्थात छोटी नाव, जिसकी सहायता से नदी तालाब को पार किया जा सकता था। तो इस काल में लकड़ी की डोंगी का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया जाने लगा था। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि मध्य पाषाण काल के समय को इतिहासकारों के द्वारा मुख्यतः 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया गया है। मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य शिकारी ही था, लेकिन अब वो पशुपालन करने लगा था। यद्यपि इस काल में मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसका जीवन मुख्यतः शिकार पर ही आधारित था। अब वो शिकार हेतु पत्थर के छोटे छोटे औजारों का उपयोग करने लगा था और पत्थर के अलावा अब मनुष्य के द्वारा हड्डी एवं सींग के उपकरणों का उपयोग भी किया जाने लगा था।
मध्य पाषाण काल के उपकरण चूंकि बहुत छोटे होते थे, इसलिए इस काल को कुछ इतिहासकारों ने सूक्ष्म पाषाण काल या लघु पाषाण काल की संज्ञा दी है। इंग्लिश में इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के पत्थर के औजारों में प्रमुख औजार थे स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन, त्रिकोण, नौचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, समलंब, त्रिभुज, सबलंब, चतुर्भुज आदि। इस काल में मानव न केवल बड़े बल्कि छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार करने लगा था, क्योंकि उसके पत्थर के औजार छोटे हो गए थे। यही कारण है कि मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे पहली बार पक्षियों एवं मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। और इसी काल में मनुष्य के द्वारा तीर कमान का इस्तेमाल किया जाना भी प्रारंभ कर दिया गया, अर्थात प्रक्षेपास्त्र तकनीक का ज्ञान मनुष्य को मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काल में मनुष्य पशुपालन करने लगा था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ से और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर नामक स्थान से प्राप्त होते हैं, जो कि 5000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता को माना जाता है। मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने लकड़ी की डोंगी अर्थात नाव का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी में 3 स्थान ऐसे प्राप्त हुए हैं जिन स्थानों से व्यापक संख्या में हमें मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। वो 3 स्थान हैं सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं और बेलन नदी घाटी में स्थित हैं। तो मध्य पाषाण कालीन 3 स्थल हमें कहां से प्राप्त होते हैं? उत्तर प्रदेश से। वो 3 स्थानों के नाम क्या क्या हैं? सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। दोस्तों, इन्हें मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीनतम स्थल माना जाता है और इन तीनों स्थानों से हमें स्तंभ गर्त, गर्त निवास, गर्त चूल्हे, पशुओं के जीवाश्म, यहाँ तक कि मानव के जीवाश्म और मानव की कब्रें प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, सराय नाहर राय, महादहा एवं दमदमा से हमें स्तंभ गर्त, गर्त निवास या गर्त चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब स्तंभ गर्त या गर्त निवास क्या होता है, समझिए। मनुष्य उस काल में पृथ्वी के ऊपर कोई भवन बना करके नहीं रहता था, बल्कि पृथ्वी में गड्ढा करके अपने लिए घर बनाता था। क्योंकि इसके पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था, तो उसे गुफाओं में ही रहने की आदत थी। यही कारण है कि मनुष्य ने जब स्वयं के द्वारा निर्मित मकान बनाए, तब उसने जमीन के ऊपर मकान नहीं बनाए, बल्कि जमीन को खोद करके उसने ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में जाकर के अपने लिए घर बनाए थे, गुफा के समान अपने लिए घर बनाए थे। ऐसे मनुष्य के घरों को या निवास को गर्त निवास या गर्त घर के नाम से जाना जाता है। तो स्तंभ गर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें स्तंभों का प्रयोग किया जाता था जो जमीन के नीचे घर बनते थे, या उन्हें गर्त निवास भी कहा जाता है। साथ ही साथ हमें मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय, महादहा जैसे स्थानों से गर्त चूल्हों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। गर्त चूल्हे यानी ऐसा चूल्हा जो कि जमीन को खोद करके बनाया जाता है, जमीन के ऊपर नहीं चूल्हा, जमीन को खोद करके नीचे चूल्हा। ये चूल्हे वर्तमान में भी हो सकता है आप लोगों ने गाँवों में देखे हों। तो क्लियर है दोस्तों, मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय और महादहा ये 2 स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इन दोनों स्थानों से हमें स्तंभ गर्त अर्थात जमीन के नीचे घर बनाने के साक्ष्य और गर्त चूल्हे अर्थात जमीन के नीचे चूल्हे बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इन दोनों स्थानों से हमें मानव समाधान अर्थात मानव की कब्रें प्राप्त हुई हैं। हड्डियों के व्यापक स्तर पर उपकरण प्राप्त हुए हैं, मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं कि गंगा घाटी में स्थित सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। ये भारत में सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। इनमें से सराय नाहर राय एवं महादहा से सर्वप्रथम स्तंभ गर्त, गर्त चूल्हों, मानव अस्थि पंजर एवं मृतक संस्कार विधि अर्थात मानव की कब्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गर्त चूल्हों में पशुओं की हड्डियां जली हुई पाई गई हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने अब मांस को पका करके खाना शुरू कर दिया था। तो मनुष्य अग्नि के प्रयोग से परिचित हो गया था। क्लियर है दोस्तों? इसके पहले था उच्च पुरा पाषाण काल,
जिस काल में मनुष्य ने चकमक पत्थर के माध्यम से पहली बार अग्नि को जाना था, लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल में मनुष्य अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था। मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य अग्नि के प्रयोग से भी परिचित हो गया, क्योंकि मध्य पाषाण काल में सराय नहार व महादाह के गर्त चूल्हों से हमें पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य अग्नि के प्रयोग से परिचित हो चुका था। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहां से हमें कब्रों में बहुत सारे मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, एक साथ बहुत सारे लोग मरे हुए प्राप्त हुए हैं। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि ये युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य हैं। तो सराय नाहर राय से हमें युद्ध या मानवीय आक्रमण के प्रारंभिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कि संभवतः सराय नाहर राय के लोगों पर किसी ने आक्रमण किया हो। इसीलिए एक स्थान से इतनी ज़्यादा कब्रें प्राप्त हुई हैं, इतने ज़्यादा मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ की कब्रों से जो मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, उनका जब चिकित्सीय अनुसंधान किया गया तब पता चला इनको दंत रोग था। तो दंत रोग के प्राचीनतम साक्ष्य भी सराय नाहर राय से प्राप्त होते हैं। दंत रोग कौन था? ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक दंत रोग के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? सराय नाहर राय से। युद्ध अर्थात मानवीय आक्रमण के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? सराय नाहर राय से। और सराय नाहर राय, महादाह और दमदमा, इन तीनों ही स्थानों से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं, हड्डियों के उपकरण व्यापक पैमाने पर मिले हैं। साथ ही साथ हिरण के सींगों के छल्ले व्यापक पैमाने पर मिले हैं। हिरण के सींग के छल्ले हाथ में पहने जाते थे, महिलाएं हाथ में पहनती थी आभूषण के रूप में। तो दोस्तों, सराय नाहर राय, महादाह और दमदमा से हड्डियों के उपकरण प्राप्त होते हैं और हिरण के सींग के छल्ले प्राप्त होते हैं। और इन तीनों स्थानों में से सबसे ज्यादा हड्डियों के उपकरण महादाह से प्राप्त हुए हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य पाषाण कालीन किस स्थान से हमें हड्डियों के सबसे ज्यादा उपकरण प्राप्त होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए महादाह। मध्य पाषाण कालीन किस स्थल से मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? सराय नाहर राय। मध्य पाषाण कालीन किस स्थल से दंत रोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? सराय नाहर राय। क्लियर है दोस्तों? महादाह से हमें मध्य पाषाण काल में एक ऐसा समाधान प्राप्त हुआ है, अर्थात ऐसी कब्र प्राप्त हुई है जिस कब्र में स्त्री के साथ साथ पुरुष को भी दफनाया गया था। या इसका उल्टा मान लीजिए कि पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी दफनाया गया था। तो महादाह से युग्मित समाधान, युग्मित कब्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें एक कब्र में स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाया गया था। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण और पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम हमें भारत के किस स्थान से युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिसमें स्त्री व पुरुष को साथ साथ दफनाया गया था? महादाह से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल के स्थल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थल है सांभर झील के पास, जो कि राजस्थान में स्थित है, और वहां से वृक्षारोपण के साक्ष्य हमें इस काल के प्राप्त होते हैं और जिसे विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य माना जाता है। तो दोस्तों, सांभर झील के पास से हमें वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ये वृक्षारोपण के साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन थे और इन साक्ष्यों को विश्व के सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य माना जाता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार कहाँ के लोगों ने वृक्षारोपण किया था? भारत के लोगों ने। कहाँ? राजस्थान में वृक्षारोपण हुआ था, सांभर झील के निक्षेप में, यानी सांभर झील के नीचे वाले क्षेत्र में। और किस काल में? मध्य पाषाण काल में। क्लियर दोस्तों? मध्य पाषाण काल में हमें ऐसे बहुत सारी गुफाएं प्राप्त हुई हैं जिन गुफाओं की दीवारों में चित्रकारी की गई थी, जिनमें उत्तर प्रदेश में मोरहना पहाड़, मोरहना की एक गुफा है और उस गुफा के अंदर की दीवारों में चित्रकारी हमें प्राप्त होती है। वो चित्र किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ और लाखा जुआर और मुरैना में जौरा नामक गुफाओं में भी चित्र प्राप्त हुए हैं। वो समस्त चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। कर्नाटक के कुपागुल्लू की गुफाओं से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, ये चित्र भी मध्य पाषाण काल के हैं। तो हमें मध्य पाषाण काल की गुफाओं से व्यापक स्तर पर चित्र प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भीमबेटका की गुफाओं से जो चित्र मिले हैं उनमें सबसे प्राचीनतम चित्र उच्च पुरा पाषाण काल के हैं, लेकिन भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों में से ज्यादातर चित्र किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं।
तो मध्य पाषाण काल में हमें मोरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, लाखा जुआर आदमगढ़ मध्य प्रदेश, कुपागल्लू कर्नाटक, यहाँ की गुफाओं की दीवारों में चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की गुफाओं से जो चित्र मिले हैं उनमें सर्वाधिक चित्र किस काल से संबंधित हैं? मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका की गुफाओं से जो चित्र मिले हैं वो उच्च पुरा पाषाण काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक के चित्र हैं, जिनमें सबसे प्राचीनतम चित्र उच्च पुरा पाषाण काल के हैं और सबसे अधिक संख्या में चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। इसके अलावा मध्य पाषाण कालीन कुछ स्थल अन्य जो महत्वपूर्ण हैं उनमें है गुजरात स्थित लंघनाज, तमिलनाडु स्थित टेरी समूह और पश्चिम बंगाल स्थित बीरभानपुर। क्लियर है दोस्तों? एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। आपको कुछ पुस्तकों में प्राप्त हो सकता है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, लेकिन आप यही माने। मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की सर्वप्रथम खोज 1867 में C.N. कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्र में की गई थी। मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, वो कृषि से परिचित नहीं था, लेकिन अब मनुष्य पशुपालन करने लगा था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा पत्थर के साथ साथ हड्डियों के एवं सींगों के औजारों का उपयोग किया जाने लगा था। मध्य पाषाण काल के उपकरण जो हैं पत्थर के, वो बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल या लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक काल कहा है। मध्य पाषाण काल के पत्थर के औजारों में से मुख्यतः औजार थे स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन, त्रिकोण, नौचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, समलंब चतुर्भुज, समलंब त्रिभुज आदि। इस काल में मानव न केवल बड़े बल्कि छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार करने लगा था। जैसे इसी काल में मानव पक्षियों का एवं मछलियों का भी शिकार करने लगा था। इसी काल में मानव के द्वारा धनुष बाण का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस तरह से मानव प्रक्षेपास्त्र तकनीक से परिचित हो चुका था। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर नामक स्थान से प्राप्त होते हैं, जिनका समय 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य लकड़ी की डोंगी अर्थात नाव का उपयोग भी करने लगा था। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं, जैसे सराय नहार राय, महादहा और दमदमा। इनमें से सराय नहार राय और महादहा से स्तंभ गर्त चूल्हे, मानव के अस्थि पंजर और मृतक संस्कार विधि अर्थात समाधान पद्धति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्तंभ गर्त मैंने बताया कि इस काल में मनुष्य अपने निवास के लिए घर बनाने लगा था, लेकिन वो जमीन के ऊपर घर न बना करके गड्ढे खोद करके घर बनाता था। और इस काल में चूल्हे भी जमीन के ऊपर न बना करके जमीन के नीचे जमीन खोद करके बनाए जाते थे। इन चूल्हों से पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा अग्नि के उपयोग को समझ लिया गया था। इस तरह से मध्य पाषाण काल में मनुष्य अग्नि के प्रयोग से परिचित हो चुका था। सराय नहार राय से हमें एक साथ बहुत सारी कब्रें प्राप्त हुई हैं और उन कब्रों के आधार पर इतिहासकारों ने यह निर्णय लिया है कि मध्य पाषाण काल के स्थल सराय नहार राय में बाहरी लोगों ने आक्रमण किया होगा। इस तरह से मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य हमें सर्वप्रथम सराय नहार राय से प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें दंत रोग के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सराय नहार राय, महादहा व दमदमा ये तीनों स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। इन स्थानों से हमें हड्डियों के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। हिरण के सींग के छल्ले प्राप्त हुए हैं। महादहा से हड्डियों के सर्वाधिक उपकरण या आभूषण मिले हैं। महादहा से एक युग्मित कब्र अर्थात युग्मित समाधान भी प्राप्त हुआ है, जिसमें स्त्री व पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। यदि पुरुष के मरने के बाद स्त्री को दफनाया गया होगा तो संभव है उस काल में सती प्रथा प्रचलन में रही होगी, और यदि स्त्री के मरने के बाद पुरुष को दफनाया गया होगा तो यह भी संभव है कि उस समय भारत में सता प्रथा रही होगी। जोक सपाट, इसको सीरियस नहीं लेंगे। दोस्तों, इस काल में राजस्थान स्थित सामर झील के निक्षेपों से विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, एनसीईआरटी का तथ्य है। दोस्तों, मध्य पाषाण काल में हमें शैल चित्र के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये शैल चित्र उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़, मध्य प्रदेश की भीमबेटका, लाखा जुआर और आदमगढ़ की गुफाओं तथा कर्नाटक की कुपागल्लू की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं उनमें से ज्यादातर चित्र मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। मध्य पाषाण कालीन कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं। गुजरात स्थित लंघनाज, पश्चिम बंगाल स्थित बीरभानपुर
और तमिलनाडु स्थित टेरी समूह। दोस्तों, मध्य पाषाण काल के पश्चात हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय काल इतिहासकारों के द्वारा मुख्यतः 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। नवपाषाण काल प्राचीन भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह काल इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी काल में मानव ने पहली बार खेती करना प्रारंभ किया था, और मनुष्य ने जब कृषि करना प्रारंभ किया तो मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, क्योंकि खेती करने के लिए मनुष्य को किसी स्थान विशेष पर ठहरना होता था। इससे बस्तियां बनने लगीं और बस्तियां बनने के कारण सभ्यता का विकास प्रारंभ हो गया। तो नवपाषाण काल के इसी महत्व को देखते हुए इतिहासकार गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। क्लियर है दोस्तों? तो नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल के बाद का समय है, और नवपाषाण काल के समय को ज्यादातर इतिहासकार 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। कुछ इतिहासकार नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से ही मानते हैं, और कुछ इतिहासकार नवपाषाण काल को 3000 ईसा पूर्व तक ही नहीं बल्कि 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तो विभिन्न इतिहासकारों में विवाद है, उनमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हम यह मान रहे हैं कि नवपाषाण काल का काल 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व है। हालांकि विश्व स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में हो गई थी, लेकिन भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व ही मानी जाती है। दोस्तों, नवपाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज, और पहली बार नियोलिथिक शब्द 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक के द्वारा दिया गया था। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार नियोलिथिक या नवपाषाण कालीन शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। दोस्तों, नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज सबसे पहली बार ली मैसूरियर के द्वारा की गई थी। तो ली मैसूरियर ने टोन्स नदी घाटी में कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त किए थे जो कि नवपाषाण काल से संबंधित थे। एक बार पुनः समझिए कि मध्य पाषाण काल के बाद हमारा अगला महत्वपूर्ण चैप्टर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के समय काल को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। तब भी ज्यादातर इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि नवपाषाण काल की शुरुआत भारत में 7000 ईसा पूर्व में होती है, और उत्तर भारत में नवपाषाण काल लगभग 3000 ईसा पूर्व तक चलता है। हालांकि वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व नहीं बल्कि उसके पहले ही 9000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नवपाषाण काल को इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहते हैं, और नियोलिथिक एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक के द्वारा 1865 ईस्वी में किया गया था। नवपाषाण कालीन प्रथम उपकरण सबसे पहली बार ली मैसूरियर के द्वारा टोन्स नदी घाटी में प्राप्त किए गए थे। क्लियर दोस्तों? नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं ये पूछी जाती हैं। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसी काल में मनुष्य ने पहली बार खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें किस काल में प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल में। और चूंकि कृषि करने के लिए मनुष्य को एक ही स्थान पर ठहरना होता था, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि स्थायी निवास के प्राचीनतम साक्ष्य हमें किस काल से संबंधित प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल से संबंधित। तो इसी काल में हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इसी काल में हमें स्थायी निवास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नवपाषाण काल में ही सबसे पहली बार हमें पॉलिशदार व घर्षित पत्थर के एवं हड्डियों के उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अब मनुष्य पत्थर के औजारों में पॉलिश भी करने लगा था, और घिस घिस करके पत्थर के औजारों में धार भी बनाने लगा था। तो इस काल में हमें पत्थर के कैसे उपकरण प्राप्त होते हैं? पॉलिशदार एवं घर्षित उपकरण। इस काल में हमें चाक निर्मित मृदभांड के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चाक निर्मित मृदभांड अर्थात क्या? तो आपने देखा होगा कि कुम्हार बैलगाड़ी के पहिए को घुमाता है और उससे मृदभांड बनाता है, मटके बनाता है, उसी को कहते हैं चौक। तो चौक निर्मित मृदभांड के साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में ही प्राप्त होते हैं। इस तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में ही हमें बैलगाड़ी के पहिए के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इसी काल में हमें
कृषि एवं स्थायी निवास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होंगे। इसी काल में पत्थर के पॉलिशदार व घर्षित उपकरणों या औजारों के साक्ष्य पहली बार प्राप्त होंगे। चाक निर्मित मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होंगे। और इस काल में जाकर के मनुष्य व्यापक स्तर पर पशुपालन करने लगा था और व्यापक स्तर पर मनुष्य के द्वारा अग्नि का प्रयोग किया जाने लगा था। यद्यपि पशुपालन और अग्नि के उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल में प्राप्त होते हैं, लेकिन नव पाषाण काल में इसका और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो क्लियर है दोस्तों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सबसे पहली बार कृषि मनुष्य ने किस काल में करनी शुरू की, नवपाषाण काल में। स्थायी रूप से निवास करना किस काल में प्रारंभ किया, नवपाषाण काल में। पत्थर के पॉलिशदार व घर्षित उपकरण किस काल में बनाने शुरू किए, नवपाषाण काल में। चाक निर्मित मृदभांडों का निर्माण किस काल में करना शुरू किया, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में जाकर के पशुपालन एवं अग्नि के उपयोग का विकास हुआ और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, नवपाषाण काल की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए इतिहासकार गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। क्लियर है दोस्तों, नवपाषाण काल में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। तो मेहरगढ़ एक बस्ती थी और यह बस्ती कहाँ थी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और यहीं मेहरगढ़ से हमें नवपाषाण कालीन खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग माना जाता है 7000 ईसा पूर्व में खेती करते थे। तो मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य हमें किस काल से संबंधित प्राप्त होते हैं, नवपाषाण काल से संबंधित। और कब के साक्ष्य, 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य, जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यहां से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस काल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण काल के। मेहरगढ़ के अलावा दोस्तों, हाल ही में लहुरा देव, जो कि संत कबीर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां से भी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि यहाँ के जो कृषि के साक्ष्य हैं वो 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के दौरान के हैं। यदि ऐसा व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया तो मेहरगढ़ से भी पहले यह माना जाने लगेगा कि सबसे पहली बार कृषि के साक्ष्य हमें लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी व्यापक स्तर पर इस साक्ष्य को मान्यता नहीं मिली है, इसलिए अभी भी हम यही मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। क्लियर दोस्तों, तो लहुरा देव एक स्थान है उत्तर प्रदेश में जो कि संत कबीर जिला में स्थित है। यहां से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं और कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि वो साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व से संबंधित हैं। यदि ऐसा व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया इतिहासकारों के द्वारा तो मेहरगढ़ से भी पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में माना जाएगा। लेकिन अभी व्यापक स्तर पर इस तथ्य को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों, मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान स्थित कोची के मैदान में था और मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार तथा बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ कहाँ था, पश्चिमी बलूचिस्तान में था। पश्चिमी बलूचिस्तान में कहाँ था, कोची के मैदान में था। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार या बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। और नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 प्रकार की किस्मों की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी नवपाषाण काल में मेहरगढ़ के लोग गेहूं की 3 प्रकार की प्रजाति की खेती करते थे और जौ की 2 प्रकार की प्रजाति या किस्मों की खेती करते थे। क्लियर है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि विश्व की प्राचीनतम फसल जौ थी, अर्थात सबसे पहली बार जौ की खेती प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, मेहरगढ़ से न केवल नवपाषाण काल बल्कि आगे चल करके हड़प्पा काल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आप यह देखेंगे कि यहाँ के लोगों ने नवपाषाण काल में गेहूं एवं जौ की खेती प्रारंभ की थी और यहीं के लोग आगे चल करके हड़प्पा काल में गेहूं और जौ के अलावा चावल, अंगूर और कपास का उत्पादन भी प्रारंभ कर देंगे। तो नवपाषाण काल
के उपरांत हड़प्पा काल में मेहरगढ़ के लोगों ने गेहूं जौ के अलावा अंगूर एवं कपास का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया था। इस तरह से हड़प्पा काल में मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहली बार विश्व में कपास का उत्पादन कहाँ के लोगों के द्वारा किया गया था? मेहरगढ़ के लोगों के द्वारा किया गया था। किस काल में किया गया था? हड़प्पा काल में। क्योंकि नवपाषाण काल की बस्ती मेहरगढ़ केवल नवपाषाण काल में ही नहीं थी, बल्कि हड़प्पा काल में भी यहाँ बस्ती थी। और हड़प्पा काल के लोग, मेहरगढ़ के लोग कपास का उत्पादन करते थे। नवपाषाण काल में यहाँ के लोग केवल गेहूं व जौ का उत्पादन करते थे। क्लियर है दोस्तों? तो मेहरगढ़ से ही हमें कपास उत्पादन के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन ये साक्ष्य नवपाषाण काल से संबंधित न होकर के हड़प्पा काल से संबंधित थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोगों ने गेहूं जौ कपास की खेती मेहरगढ़ के पूर्वजों से ही सीखी होगी, क्योंकि मेहरगढ़ के लोगों ने ही सबसे पहले गेहूं जौ कपास का उत्पादन प्रारंभ किया था। इसलिए हड़प्पा के लोगों ने यहीं के लोगों से इन अनाजों की खेती करना प्रारंभ किया होगा। चूंकि भारत में सर्वप्रथम कृषि मेहरगढ़ से प्रारंभ हुई थी, इसलिए भारत में सबसे पहले स्थायी निवास का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही माना जाता है। क्योंकि खेती करने के लिए आपको लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ेगा। इस तरह से भारत में स्थायी निवास का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल में प्राप्त होता है। और कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से दोस्तों पालतू भैंसे का भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमने देखा था कि पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में भी प्रारंभ हो गई थी। नवपाषाण काल में भी पशुपालन का विकास हुआ। नवपाषाण काल में भैंसा को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। एक बार पुनः हम मेहरगढ़ का रिवीजन करते हैं। मेहरगढ़ से हमें नवपाषाण काल में खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान के कोची के मैदान में स्थित है। और मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार तथा बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों मेहरगढ़ के अलावा हाल ही के वर्षों में उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से भी खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से खेती के साक्ष्य 9000 से 8000 ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी ज़्यादातर इतिहासकारों ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही माना जाता है। मेहरगढ़ के लोग नवपाषाण काल में गेहूं की 3 प्रजाति और जौ की 2 प्रकार की प्रजाति की खेती करते थे। मेहरगढ़ के लोग हड़प्पा काल में गेहूं और जौ के अलावा अंगूर एवं कपास का भी उत्पादन करते थे। और कपास उत्पादन का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। और यह साक्ष्य हड़प्पा काल या सिंधु घाटी सभ्यता के काल से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने गेहूं जौ व कपास की खेती करना मेहरगढ़ के लोगों से ही सीखा होगा। चूंकि भारत में सबसे पहली बार कृषि मेहरगढ़ के लोगों ने की थी, इस तरह से नवपाषाण काल में स्थायी निवास के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही सबसे पहले प्राप्त होते हैं। दोस्तों मेहरगढ़ से पालतू भैंसे का भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। नवपाषाण काल के कुछ स्थलों के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त होते हैं। और नवपाषाण काल के वो स्थल बेलन नदी घाटी में स्थित थे। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थान ऐसे थे जिन स्थानों से हमें नवपाषाण काल की विशेषताएं दिखाई देती हैं। वो कौन से स्थान थे? कोल्डी हवा, चौपानी मांडो और महागरा। ये नवपाषाण कालीन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल थे। और किस नदी घाटी में स्थित थे? बेलन नदी घाटी में। बेलन नदी किसकी सहायक नदी थी? टोंस नदी की सहायक नदी थी। इनमें से कोल्डी हवा एक ऐसा स्थान है जहां से हमें चावल के अर्थात धान के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? कोल्डी हवा से। और कोल्डी हवा नामक स्थान किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। तो मेहरगढ़ के लोगों ने सबसे पहले कृषि तो की थी, लेकिन वहां से केवल गेहूं व जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, चावल के नहीं या धान के नहीं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं। इलाहाबाद के पास है कोल्डी हवा। और यहाँ से न केवल खाद्य धान बल्कि वन्य धान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से 2 प्रकार की धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वन्य एवं कृषिजन्य। वन्य यानी ऐसी धान
जिसे मनुष्य के द्वारा खाया ना जाए, और कृषिजन्य यानी ऐसी धान जिसे मनुष्य खा सके। और यहाँ की जो धान की खेती के साक्ष्य हैं वो 5000 ईसा पूर्व के माने गए हैं। क्लियर है दोस्तों। जबकि मेहरगढ़ के जो कृषि के साक्ष्य हैं वो 7000 ईसा पूर्व के हैं, यानी 2000 वर्ष पहले ही मेहरगढ़ के लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी थी, लेकिन वहां से केवल गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले थे, धान के नहीं। धान के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहां से हमें चाक निर्मित मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया, जो कृषि अधिशेष होता था, अतिरिक्त उत्पादन होता था, उस अतिरिक्त उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए ही मृदभांडों का निर्माण किया गया। तो पहले जो मृदभांड अर्थात मटके बनाए जाते थे, उनका उपयोग पानी भरने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि उनका उपयोग अन्य को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। इस तरह से चाक निर्मित मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं। और नवपाषाण काल में भी ये साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं? चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर दोस्तों। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल से ही हमें बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि चौपानी मांडो के लोगों ने जब चाक पर मृदभांड बनाए होंगे तो निश्चित रूप से वहीं से हमें बैलगाड़ी के पहिए के प्राचीनतम साक्ष्य को स्वीकार करना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्थित महागरा नामक स्थान से पशुपालन के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो महागरा से हमें गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। एक बाड़ा प्राप्त हुआ है, जिस बाड़ा में संभवतः पशुओं को रखा जाता था। तो नवपाषाण कालीन 3 स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। पहला स्थल कोल्डी हवा, यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा स्थल चौपानी मांडो, यहाँ से चाक निर्मित मृदभांड एवं बैलगाड़ी के पहिए के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और तीसरा स्थान महागरा, यहाँ से गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महागरा से चावल की खेती और जौ की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ ऐसे स्थल थे जहां से हमें नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं दिखाई देती हैं। और यही कारण है कि बिहार के इन स्थानों को हम नवपाषाण कालीन स्थल मान सकते हैं। उन स्थानों का नाम है चिरांद, सेनुवार, चैचर और ताराडीह। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिरांद, सेनुवार, चैचर और ताराडीह ये बिहार के स्थल थे, इनका संबंध किस काल से था? नवपाषाण काल से था। इनमें से चिरांद एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहां से मृग श्रृंग छल्ले अर्थात हिरण की सींग के छल्ले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मृग श्रृंग छल्ले अर्थात हिरण की सींग के छल्ले, जिन छल्लों का उपयोग महिलाओं के द्वारा आभूषण के रूप में अपने हाथ में पहनने के रूप में किया जाता था। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमें किस स्थान से मृग श्रृंग छल्ले या हिरण की सींग के छल्ले के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? चिरांद से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नवपाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य हमें असम से भी प्राप्त होते हैं। असम को ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहा जाता है। और वहां ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि नवपाषाण काल में असम के लोग झूम खेती करते थे। तो आप लोगों ने झूम खेती पढ़ी होगी, जिसमें एक स्थान पर खेती करने के बाद उस स्थान को लोगों के द्वारा छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वहां की भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी और फिर वो लोग दूसरी जगह पर जाकर के पेड़ पौधों को काट करके खेत बनाते थे और फिर वहाँ खेती करते थे। तो झूम खेती से जंगलों का विनाश हुआ, लेकिन इस झूम खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं। और कहाँ से प्राप्त होते हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी अर्थात असम से प्राप्त होते हैं। क्लियर दोस्तों। नवपाषाण काल के 2 स्थल हमें कश्मीर से भी मिले हैं। प्रथम स्थल का नाम है बुर्जहोम और द्वितीय स्थल का नाम है गुप्फकराल। तो ये नवपाषाण कालीन स्थल हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुर्जहोम एवं गुप्फकराल किस काल से संबंधित स्थल थे? नवपाषाण काल से संबंधित स्थल थे और ये दोनों स्थान कश्मीर में स्थित थे। क्लियर दोस्तों। इन दोनों स्थानों की बड़ी विशेषता है कि बुर्जहोम एवं गुप्फकराल, इन दोनों स्थानों से हमें नवपाषाण कालीन गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त निवास यानी स्तंभ गर्त, जिसमें मनुष्य गड्ढा खोद करके अपने लिए निवास स्थान बनाता था। मृदभांड की विविधता मिली है। मृदभांड की विविधता यानी कई प्रकार के मृदभांड इन दोनों स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। कृषि उत्पादन के भी साक्ष्य हमें इन दोनों स्थानों से प्राप्त होते हैं। पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन इन दोनों
दोनों स्थानों से हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण बहुत कम मिले हैं। प्रस्तर व हड्डी उपकरण भी मिले हैं, लेकिन सूक्ष्म पाषाण उपकरण बहुत कम मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण कम क्यों मिले होंगे? क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंडी होती थी, परिणाम स्वरूप वहाँ का पत्थर मजबूत नहीं होता था, फ्रजाइल अर्थात भंगुर होता था, और जब पत्थर मजबूत नहीं होगा तो उस पत्थर से छोटे छोटे औजार नहीं बनाए जा सकेंगे। तो बुर्ज होम व गुफा कुराल से हमें गर्त निवास अर्थात स्तंभ गर्त, मृदभांड की विविधता, कृषि उत्पादन, पशुपालन, प्रस्तर व अस्थि उपकरण जरूर प्राप्त होते हैं, लेकिन इन दोनों स्थानों से सूक्ष्म प्रस्तर उपकरण बहुत कम प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ मजबूत पत्थर का अभाव था। दोस्तों, बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। तो यहाँ भुर्ज नामक वृक्ष ज्यादा पाया जाता था, इसलिए इस स्थान का नाम था बुर्ज होम। और बुर्ज होम नामक स्थान का उत्खनन 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे और इन्हीं दोनों ने मिलकर के बुर्ज होम का उत्खनन किया था। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी का उत्खनन भी डी टेरा और पीटरसन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था शिवालिक की पहाड़ियां, पोतबार पठार, जहां से रामापिथेकस का जीवाश्म मिला था, उस स्थान का उत्खनन भी डी टेरा और पीटरसन के द्वारा किया गया था। और नर्मदा नदी घाटी का उत्खनन भी डी टेरा और पीटरसन के द्वारा किया गया था। तो आप केवल ये याद रखें कि बुर्ज होम का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा किया गया था। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोगों को याद रखना है कि बुर्ज होम से एक ऐसी कब्र मिली है जिस कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को साथ साथ दफनाया गया था। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहां है? कश्मीर में है। किस कालीन स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा गुफा कराल, गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, और गुफा कराल का उत्खनन किया था शर्मा जी ने 1981 ईस्वी में। ए.के. शर्मा ने गुफा कराल का उत्खनन किया था। गुफा कराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुम्हार की गुफा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि गुफा कराल का क्या अर्थ होता है? कुम्हार की गुफा। गुफा कराल से एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य यह मिला है कि यहाँ मृदभांड रहित गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात यहाँ से गर्त निवास यानी स्तंभ गर्त के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहां मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, और गुफा कराल से मृदभांड रहित गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अर्थात गर्त निवास के तो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उस गर्त निवास में मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। एक बार पुनः देखिए कि नवपाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है पाषाण काल के अंतर्गत, और नवपाषाण काल को इंग्लिश में न्यूलिथिक एज कहते हैं। न्यूलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। नवपाषाण कालीन सबसे पहली बार उपकरण ली मेसूरियर के द्वारा खोजे गए थे। नवपाषाण काल की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसी काल में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया था, स्थायी रूप से निवास करना शुरू किया था, पॉलिशदार घर्षित उपकरणों का उपयोग करना प्रारंभ किया था, चाक निर्मित मृदभांडों का उपयोग करना शुरू किया था, और इस काल में पशुपालन एवं अग्नि के उपयोग का विकास भी हुआ था। नवपाषाण काल को इतिहासकार गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। नवपाषाण काल को बलूचिस्तान का अन्न भंडार या बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, और यह बलूचिस्तान के कोची के मैदान में स्थित था। मेहरगढ़ के लोग नवपाषाण काल में 3 प्रकार की गेहूं और 2 प्रकार की जौ की खेती करते थे। मेहरगढ़ के लोग हड़प्पा काल में कपास का भी उत्पादन करने लगे थे। इस तरह से मेहरगढ़ से कपास के उत्पादन का भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा चूंकि मेहरगढ़ के ही लोगों ने सबसे पहली बार खेती करना प्रारंभ किया था, तो खेती के लिए उन्हें एक जगह पर रुकना होता था। तो आप यह कह सकते हैं कि स्थायी निवास के भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ मेहरगढ़ से हमें पालतू भैंसे का भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका संबंध नवपाषाण काल से है, जैसे कोल्डी हवा, चौपानी मांडो और महागरा। इनमें से कोल्डी हवा से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चौपानी मांडो से
चाक निर्मित मृदभांड एवं बैलगाड़ी के पहिए के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं और महागरा से गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिहार के भी कुछ स्थल ऐसे हैं जिनका संबंध नवपाषाण काल से था, जैसे चिरांद, सेनुआर, चैचर और ताराडीह। इनमें से चिरांद एक ऐसा स्थान है जहां से मृगशृंग छल्ले अर्थात हिरण के सींग के छल्ले प्राप्त हुए हैं। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से भी हमें नवपाषाण कालीन विशेषताएं दिखाई देती हैं। यहाँ के लोग झूम खेती नवपाषाण काल में करते थे। झूम खेती के परिणाम स्वरूप ही जंगलों का विनाश हुआ था। कश्मीर स्थित बुर्ज होम व गुफा भी नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल थे। इनमें से बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य और गुफा से, जिसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, वहां से हमें मृदभांड रहित गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत से भी हमें नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे कर्नाटक से मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहर, संगेनकल्लू, तेक्कलकोटा और कुपागल्लू। ये वो स्थान हैं जो कि कर्नाटक में स्थित थे और इन स्थानों में नवपाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य हमें मिले हैं। क्लियर है दोस्तों? ये सब स्थान कर्नाटक में स्थित थे। मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहर, संगेनकल्लू, तेक्कलकोटा और कुपागल्लू। और आंध्र प्रदेश से भी हमें नवपाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य मिले हैं, उतनूर और नागा अर्जुन कोंडा। साथ ही साथ तमिलनाडु के पय्यमपल्ली से भी हमें नवपाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दक्षिण भारत में भी नवपाषाण काल में लोग रहते थे। कहाँ कहाँ रहते थे? कर्नाटक के मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहर, संगेनकल्लू, तेक्कलकोटा, कुपागल्लू और आंध्र प्रदेश में उतनूर, नागार्जुन कोंडा और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। क्लियर है दोस्तों? नवपाषाण कालीन इन सभी स्थानों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि दक्षिण भारत में इन स्थानों से हमें राख के टीलों के साक्ष्य मिले हैं। राख के टीले यानी एस माउंट यानी राख के टीले, उनका ढेर। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इन सभी स्थान, जिनमें से प्रमुख स्थान थे कोडक्कल, संगेनकल्लू, उतनूर और कुपागल्लू, इनमें से संगेनकल्लू याद रखिएगा, ये प्रश्न एक बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि राख के टीले के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? संगेनकल्लू से। तो राख के टीले क्यों बनते थे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में लोग अपने पालतू पशुओं को एक ही बाड़े में रखते थे और उन पालतू पशुओं का जो मलमूत्र होता था उसे, गोबर को एक जगह इकट्ठा करते रहते थे, जिससे वो गोबर का एक ढेर बन जाता था और साल के अंत में गोबर के उस ढेर में आग लगा देते थे। तो गोबर का वह ढेर राख के टीले के रूप में तब्दील हो जाता था। उसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राख के टीले के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण कालीन स्थलों से प्राप्त होते हैं। कहां के नवपाषाण कालीन स्थलों से? दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थलों से। और कहां से? तो कोडक्कल, संगेनकल्लू, उतनूर और कुपागल्लू। इनमें से संगेनकल्लू का नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है। नवपाषाण काल में दक्षिण भारत के लोग भी खेती करने लगे थे, लेकिन दक्षिण भारत से न तो हमें चावल, न गेहूं और न ही जौ की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवपाषाण काल में दक्षिण भारत के लोगों ने सबसे पहली बार रागी की खेती की थी। रागी को इंग्लिश में मिलेट कहा जाता है। तो रागी एक अनाज है, आप लोग नेट वगैरह में सर्च करके इसकी इमेज देख सकते हैं। और नवपाषाण काल के लोग दूसरी फसल कुल्थी का भी उत्पादन करते थे। तो नवपाषाण काल में दक्षिण भारत के लोग दो प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। प्रथम फसल थी रागी और दूसरी फसल थी कुल्थी। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से आज की क्लास में हमने मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल कंप्लीट किया है और पूरी तरह से हमने पाषाण काल कंप्लीट कर लिया है। पाषाण काल के उपरांत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और उसके उपरांत फिर हम ताम्रपाषाण काल, लौह काल या महापाषाण काल एवं मृदभांड संस्कृति का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।